हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी सुपर टेट परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। दोस्तों इस सेट में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें दोस्तों सामाजिक अध्ययन के सभी विषय, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी होगा और ईवीएस भी शामिल होगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कहां पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वह कहां की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, या फिर दोस्तों बंबई में की गई थी, या फिर दोस्तों मैसूर में की गई थी, या फिर दोस्तों बंगाल में की गई थी? बताइए दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी जो स्थापना है वह कलकत्ता में हुई थी। कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और स्थापना करने वाले कौन थे? विलियम, कौन दोस्तों? स्थापना करने वाले विलियम जोन्स थे। कौन थे? विलियम जोन्स थे। और इन्होंने इसकी जो स्थापना है दोस्तों वह कब की थी? 1784 में की थी। कब की थी? 1784 में की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन जो है पहले भारतीय समाज सुधारक थे? महात्मा ज्योतिबा फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, या दोस्तों मदन मोहन मालवीय? बताइए कौन है जो पहले भारतीय समाज सुधारक थे? दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम आया है। इन्होंने दोस्तों एक समाज की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। क्या नाम था दोस्तों? सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी, यह बात याद रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनको तो दोस्तों आप सभी जानते हैं। इन्होंने दोस्तों विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करवाया था। कौन सा दोस्तों? विधवा पुनर्विवाह एक्ट इन्होंने पारित करवाया था। कब पारित करवाया था? 1856 में करवाया था। कब करवाया था दोस्तों? 1856 में करवाया था। दोस्तों राजा राम मोहन राय, दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को ही क्या कहा जाता है? प्रथम भारतीय समाज सुधारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम भारतीय समाज सुधारक कहा जाता है। बात की जाए यदि राजा राम मोहन राय जी की, तो दोस्तों इन्होंने कौन कौन से काम किए थे, आइए उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। कुछ दोस्तों याद आ रहे हो कार्य तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के बारे में कुछ बातें नोट कर लीजिए। इनको दोस्तों भारतीय नव जागरण काल का जनक कहा जाता है। किसका दोस्तों? नव जागरण काल का जनक कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इन्हें आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों इन्हें नव प्रभात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव प्रभात के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों आपसे एक ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि इनको युग दूत की उपाधि किसने दी? क्या दोस्तों? युग दूत की उपाधि या युग दूत इनको किसने कहा? तो दोस्तों इनको युग दूत कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, यानी यसी बोस साहब थे। दोस्तों इन्होंने और क्या किया? इन्होंने दोस्तों 1828 में, कब? 1828 में इन्होंने किसकी स्थापना की? इन्होंने दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की 1828 में। कहां पर की? तो कलकत्ता में की। कहां की दोस्तों? कलकत्ता में की। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों इनके बेहद ही प्रमुख समाचार पत्रों में से एक है संवाद कौमुदी। कौन सा है दोस्तों? संवाद कौमुदी इन्होंने समाचार पत्र क्या किया था? प्रसारित करवाया था। कौन सा? संवाद कौमुदी। इसका नाम क्या था? माफ करिएगा, किस भाषा में था? यह बंगाली भाषा में था। किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था। इसके साथ साथ दोस्तों ये ब्रह्म निकल मैग्रीन नाम के समाचार पत्र का भी प्रकाशन करते थे। किसका? ब्रह्म निकल मैग्रीन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे, जो दोस्तों अंग्रेजी भाषा का था। ये बातें आप नोट करिएगा।
दोस्तों मुगल, इनके बारे में, इनको राजा की उपाधि किसने दी, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इनको जो राजा की उपाधि है यह दोस्तों किसने दी थी, मुगल सम्राट अकबर सेकंड ने दी थी। किसने दी थी, जो मुगल सम्राट अकबर सेकंड था, कौन दोस्तों, अकबर सेकंड था, उसने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। कब दी थी, 1833 में दी थी। कब दी थी दोस्तों, 1833 में इनको प्रदान की थी। दोस्तों दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज का नाम क्या था, वेद समाज था। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात की जाए दोस्तों, इन्होंने 1815 में, कब दोस्तों, 1815 में इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। किसकी, आत्मीय सभा की भी इन्होंने स्थापना की। जबकि दोस्तों 1817 की बात की जाए तो इसमें इन्होंने डच घड़ी साज की स्थापना की। क्या की दोस्तों, डच घड़ी साज की स्थापना की 1817 में। ये दोस्तों डच घड़ी वाला सवाल नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा जानकारी रख लीजिएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने 1825 में, कब, 1825 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। किसकी, वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, जो वुड घोषणा पत्र है इसका संबंध किससे है, प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, या इनमें से किसी से नहीं, बताइए बताइए दोस्तों, वुड घोषणा पत्र का संबंध किससे है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो वुड घोषणा पत्र है इसका संबंध उच्च शिक्षा से था। किससे था, उच्च शिक्षा से था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करना। क्या था दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार करना। ये दोस्तों डलहौजी के टाइम पर आया था। कब आया था, डलहौजी के टाइम पर आया था। कब आया था, डलहौजी, आप तो इसको सभी जानते होंगे डलहौजी को, इसके टाइम पे आया था। और कब आया था, 1854 में आया था। यह बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1850 में हुई, 1885 में हुई, 1919 में हुई, या 1932 में हुई, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, इसकी स्थापना करने वाले ए ओ ह्यूम थे। कौन थे दोस्तों, ए ओ ह्यूम थे, ए ओ ह्यूम साहब इसकी इनने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। इस बात को नोट करिएगा दोस्तों। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वह कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वे थे WC बनर्जी साहब। कौन थे, WC बनर्जी साहब। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, या दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या फिर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है ये दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है। किसकी है, दादा भाई नौरोजी जी की पुस्तक है। और इसी पुस्तक में दोस्तों धन निकासी का सिद्धांत दिया गया है। क्या दिया गया है इन्होंने, क्या दिया है, धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने इसी पुस्तक में दिया है। यह बात याद रखिएगा दोस्तों। इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किनको, दादा भाई नौरोजी को। ये दोस्तों भारतीय अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। किसके दोस्तों, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक इनको माना जाता है। इस बात को याद रखिएगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? सरदार पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, राजेंद्र प्रसाद ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो दोस्तों गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि है यह दोस्तों किसने प्रदान की थी? बताइए। तो दोस्तों गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो समीपवर्ती, अब यहां से दोस्तों जियोग्राफी शुरू होती है। दो समीपवर्ती देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये मान लीजिए हमारा ग्लोब है, तो इसमें जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश कहा जाता है। वहीं दोस्तों जो इस प्रकार से रेखाएं खींची हुई होती हैं उनको दोस्तों देशांतर कहा जाता है। तो इन दो देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। तो दोस्तों इन दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों इसको थोड़ा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है, विषुव कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। जब दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वह मैक्सिमम होती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको दोस्तों अपसौर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अपसौर के नाम से जाना जाता है। वहीं बात की जाए दोस्तों उपसौर की, तो जब दोस्तों पृथ्वी की दूरी सूर्य से एकदम मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम होती है, सबसे कम होती है, उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। दोस्तों अपसौर की कंडीशन 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। यह बात भी आप लोग नोट करिएगा। वहीं दोस्तों यदि बात की जाए उपसौर की घटना कब होती है, तो यह दोस्तों 3 जनवरी के आसपास होती है। एग्जैक्ट तारीख तो नहीं कह सकते, लेकिन 3 जनवरी के आसपास होती है। आपसे तारीख कभी नहीं पूछेगा, आपसे केवल यही क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है उस स्थिति को क्या कहा जाता है, और जब न्यूनतम होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो अधिकतम को दोस्तों अपसौर और न्यूनतम को दोस्तों उपसौर। क्या दोस्तों? न्यूनतम उप, अधिकतम अप। अप मीन दोस्तों ऊपर जाना यानी अधिकतम, उप मीन्स नीचे आना या नीचे आना यानी दोस्तों न्यूनतम। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह में स्थित है? पृथ्वी में स्थित है, मंगल में स्थित है, शनि में स्थित है, या बुध में स्थित है? दोस्तों बात की जाए बुध की, तो बुध दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कैसा ग्रह है? सबसे छोटा ग्रह है। और दोस्तों यह सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी कौन सा है दोस्तों? बुध ग्रह है। इस बात को याद रखिएगा। शनि ग्रह दोस्तों छल्लों वाला ग्रह। कैसा ग्रह? छल्लों वाला ग्रह शनि ग्रह है, और सर्वाधिक उपग्रह भी शनि ग्रह के हैं। मंगल ग्रह की बात की जाए दोस्तों, इसको कहा जाता है लाल ग्रह। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। और इसके दो फेमस दोस्तों उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। कौन सा है दोस्तों? फोबोस और दोस्तों डीमोस। इनको भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन मंगल ग्रह का उपग्रह नहीं है? दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। इस बात को आप नोट करिएगा। दोस्तों बात की गई है निक्स ओलंपिया की। दोस्तों निक्स ओलंपिया की जो ऊंचाई है वह दोस्तों माउंट एवरेस्ट से लगभग दोस्तों कितनी है? 3 गुना अधिक है। तो ये दोस्तों किस ग्रह में है? तो यह दोस्तों मंगल ग्रह में है। कहां है? मंगल ग्रह में है। यह बात भी आप नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह में है? अरुण ग्रह में, वरुण ग्रह में, शुक्र ग्रह में, या मंगल ग्रह में? बताइए। दोस्तों शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? सांझ का तारा और भोर का तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांझ का तारा और दोस्तों भोर का तारा कहा जाता है। इसको दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की
जुड़वा बहन भी इसको कहा जाता है, यह बात भी नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वह मंगल ग्रह हो जाएगा। मंगल ग्रह में ही सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है, यह बात भी याद रखिएगा सौर मंडल का। क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप की तरंगों की तीव्रता का मापन किया जाता है सीस्मोग्राफ से, फेदोमीटर से, बैरोमीटर से या उपरोक्त सभी। बताइए। बैरोमीटर दोस्तों कहे का मात्रक है, दाब का, माफ करिएगा, दाब का यंत्र है। क्या दोस्तों, जो बैरोमीटर है यह दाब मापी यंत्र है। फेदोमीटर दोस्तों समुद्र की गहराई नापने का यंत्र है। कैसा यंत्र है? समुद्र की गहराई नापने का यंत्र क्या है? फेदोमीटर है। सीस्मोग्राफ से दोस्तों क्या किया जाता है? भूकंप की तरंगे मापी जाती हैं। क्या मापा जाता है? भूकंप की तरंगे मापी जाती हैं। वहीं दोस्तों आपने रिएक्टर पैमाने का नाम सुना होगा। किसका दोस्तों? रिएक्टर स्केल का आपने नाम सुना होगा। तो दोस्तों जो रिएक्टर पैमाना होता है इसके द्वारा भूकंप के परिणाम क्या होंगे, परिमाण कितना है, इसका पता लगाया जाता है। यानी भूकंप आने से कितनी तीव्रता से आया, जिससे मतलब कुछ चीजों की हानि हुई, किस तीव्रता पर सामान वगैरह जो रखे होते हैं वो गिरने लगे, वह बताता है कौन? रिएक्टर पैमाना बताता है या रिएक्टर स्केल बताता है। जबकि जो तरंगों की तीव्रता है वह दोस्तों सीस्मोग्राफ बताता है। इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं है? कौन सी परियोजना दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये दोस्तों एक ऐसी परियोजना है जिसके द्वारा दोस्तों चारों कोनों को, देश के चारों कोनों को एक तरह से कहें तो जोड़ना, यानी 4 राज्यों को एक साथ जोड़ना सड़क के माध्यम से, यह है स्वर्णिम परियोजना। इसमें दोस्तों चेन्नई भी शामिल है, इसमें मुंबई भी शामिल है, इसमें कोलकाता शामिल है और दोस्तों दिल्ली शामिल है, परंतु दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस या दोस्तों एटनी। तो एटनी तो दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे दोस्तों? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जो एटनी साहब थे ये दोस्तों संविधान, माफ करें, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह दोस्तों कब हुई थी? कब हुई थी बताइए दोस्तों? 9 तारीख को हुई थी। महीना कौन सा था आप बताएंगे? सन मैं बता देता हूं, 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 1946 को हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, वह कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर दोस्तों इसके बाद अगली बैठक में, सेकंड जो बैठक हुई थी उसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष कौन थे ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे बताइए। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वह पैंथिक लॉरेंस थे। कौन थे दोस्तों? ये इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। इसके पहले दोस्तों 1942 में एक मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। उसमें भी दोस्तों यही तीनों लोग थे, लेकिन उसमें जो अध्यक्ष थे वह क्रिप्स थे। इस बात को भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी बताइए। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी महिलाएं शामिल थी? कितनी महिलाएं दोस्तों शामिल थी? 15 महिलाएं शामिल थी। कितनी? 15 महिलाएं शामिल थी। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों इसमें से 15 में से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। इसमें से दोस्तों अम्मू स्वामीनाथन जी थी, एजाज रसूल जी थी, दुर्गाबाई देशमुख थी, हंसा जीवराज मेहता थी, कमला चौधरी थी, लीला रॉय थी, मालती चौधरी थी और पूर्णिमा बनर्जी थी और राजकुमारी अमृत कौर भी शामिल थी। और इसमें सरोजिनी नायडू और सुचिता कृपलानी भी शामिल थी। इस बात को नोट करिएगा। इस बात को दोस्तों नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15, संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक तथ्यों को कहां से लिया गया है? आयरलैंड से,
आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से या ब्रिटेन से। ब्रिटेन की बात की जाए तो दोस्तों यहां से हमने क्या लिया है, संसदीय प्रणाली लिया है। क्या लिया है, संसदीय प्रणाली को हमने यहीं से ग्रहण किया है। जर्मनी की बात की जाए तो दोस्तों आपातकाल, एक मिनट दोस्तों, जर्मनी से क्या लिया है हमने, थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों जर्मनी का जो संविधान है उसको वाइमर संविधान कहा जाता है। यह बात तो आप सभी नोट कर लीजिएगा। क्या कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जर्मनी के संविधान को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ के संविधान को वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। वाइमर संविधान कहा जाता है, इस बात को नोट करिएगा। और दोस्तों जर्मनी के संविधान से हमने आपातकालीन शक्तियों को ग्रहण किया है। क्या किया है, जो आपातकालीन शक्तियां हैं, आपातकालीन शक्तियां, उनको हमने ग्रहण किया है। उनके अनुच्छेद कौन कौन से हैं दोस्तों, 352 अनुच्छेद है, 356 अनुच्छेद है और 360 अनुच्छेद है। इसमें से दोस्तों 360 अनुच्छेद अभी तक लागू नहीं हुआ, क्योंकि ये दोस्तों वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद है। राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है और दोस्तों राज्य का आपातकाल भी लग चुका है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया से हमने दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ली है। क्या ली है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने समवर्ती सूची ली है। क्या ली है, समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वह भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आयरलैंड से हमने डीपीएसपी यानी दोस्तों डीपीएसपी यानी क्या लिया है, आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को लिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, रेशम पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर, बताइए। रेशम पालन को क्या कहा जाता है, बताइएगा दोस्तों। दोस्तों एग्रीकल्चर, ये तो आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर का संबंध कृषि से है। किससे है दोस्तों, कृषि से है। वहीं बात की जाए दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा हॉर्टिकल्चर। कौन सा, हॉर्टिकल्चर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कौन सा कल्चर, हॉर्टिकल्चर। जो हॉर्टिकल्चर है दोस्तों, इसका जो संबंध है वह किससे है, फल और सब्जियों से है। किससे दोस्तों, फल व जो सब्जियां हैं उससे इसका संबंध है। किसका, हॉर्टिकल्चर का फल व सब्जियों से संबंध है। वहीं यदि बात की जाए दोस्तों सेरीकल्चर, तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वह रेशम पालन से। किससे है, रेशम पालन से है। किससे है, रेशम पालन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यह बात आप नोट करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला, विद्युत यंत्रों में बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता, विद्युत का सुचालक होता है या विद्युत का कुचालक होता है, दोस्तों थर्मोप्लास्टिक होता है। बताइए विद्युत यंत्रों में जो बैकेलाइट है इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये बात नोट करिए कि विद्युत यंत्रों में किसका उपयोग किया जाता है, बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों, तो यह इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों जो बैकेलाइट है यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, अपमार्जक हैं दोस्तों। अपमार्जक क्या है, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, या दोस्तों प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण है, या दोस्तों दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार का लवण है। बताइए जो अपमार्जक है यह क्या है, तो दोस्तों यह प्रबल अम्ल और एवं दुर्बल क्षार का क्या है, माफ करिएगा, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का लवण है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है ना कि जस्ते से। क्यों दोस्तों, जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे होते हैं, मान लीजिए कोई डिब्बा है, इसकी जो आंतरिक सतह है, क्या दोस्तों,
आंतरिक सतह जो है वह किससे पुती होती है? टिन से, जस्ते से नहीं पोती जाती। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? क्या दोस्तों जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है इसलिए, या जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, या दोस्तों जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है यह दोस्तों, या फिर जस्ता टिन से महंगा होता है? बताइए। हम टिन की पुताई करते हैं, जस्ते की नहीं, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए कि जो जस्ता होता है वह टिन से अधिक क्रियाशील होता है। किससे दोस्तों? टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जिससे वह दोस्तों खाद्य पदार्थों से जल्दी क्रिया करने लगता है। इसलिए दोस्तों जस्ते की पुताई नहीं की जाती, टिन की पुताई की जाती है, ताकि खाद्य पदार्थ जो है खराब ना हो। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अपमार्जक जटिल लवण है। किसके जटिल लवण हैं? सोडियम का, कैल्शियम का, कार्बन का, या दोस्तों मैग्नीशियम का? बताइए अपमार्जक किसका जटिल लवण है? तो दोस्तों जो अपमार्जक होते हैं वह दोस्तों सोडियम के जटिल लवण होते हैं। किसके? सोडियम के जटिल लवण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लेजर की खोज किसने की थी? डब्ल्यू के रोजन ने, गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने, थियोडोर मैनेन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने? बताइए लेजर जो है दोस्तों इसकी खोज करने वाले कौन थे? तो दोस्तों लेजर की जो खोज है वह थियोडोर मैमेन ने की थी। किसने? थियोडोर मैमेन ने की थी। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, भारत में चंदन की लकड़ी, किसकी लकड़ी दोस्तों? चंदन की लकड़ी में वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? दोस्तों चंदन की लकड़ी के वन जो है वह सबसे अधिक भारत में कहां पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा है। किसके दोस्तों? चंदन की जो लकड़ी है इसके वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, या दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों में पाए जाते हैं, या दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं, या सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाए जाते हैं? बताइए। तो दोस्तों भारत में जो चंदन की लकड़ी है इसके जो वन है वह सर्वाधिक मात्रा में नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान चर्चित होने का मुख्य कारण है? जनसंख्या विस्फोट। दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, यह बात याद रखिएगा। इसके चर्चित होने का क्या कारण? दोस्तों साइलेंट वैली जो है शांत घाटी है, केरल में है। कहां है? केरल का एक क्या है? नेशनल पार्क है। इसके जो है चर्चित होने का जो मुख्य कारण क्या है ये बताइए आप। जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, या अधिक जल संचयन? तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण है वह है जैव विविधता एवं सदाबहार वनों का यहाँ का संरक्षण। इसलिए दोस्तों यह चर्चित है। क्वेश्चन नंबर 24, फूलों की घाटी। दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल में, जम्मू कश्मीर में, या दोस्तों उत्तराखंड में, या हिमाचल प्रदेश में? दोस्तों घाटी देख के आप जम्मू कश्मीर की ओर भाग मत जाइएगा। इसका सही आंसर उत्तराखंड होगा। क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर उत्तराखंड होगा। जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तराखंड में स्थित है। इस बात को नोट करिएगा। केरल में क्या हो गया? साइलेंट वैली हो गई। जम्मू कश्मीर का दोस्तों एक आप नेशनल पार्क का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, शांत घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों अभी मैंने बताया केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं अरावली की पर्वतमाला में, शिलांग पठार पर, या दोस्तों शिवालिक श्रेणी में, या दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार पर? बताइए जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है वह कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है यह कहां पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आप सभी जानते हैं जो अल्फ्रेड पार्क है यह चंद्रशेखर आजाद जी की शहादत का एक प्रतीक है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28, विद्यासागर सेतु कहां स्थित है? कटक में, रामेश्वरम में, कोलकाता में, या दोस्तों मदुरई में? बताइए दोस्तों जो विद्यासागर सेतु है यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह कोलकाता में स्थित है। कहां स्थित है? कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? किसका दोस्तों? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, या जहांगीर ने करवाया था? बताइए दोस्तों बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अकबर था। कौन था? अकबर था। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? जयपुर
जयपुर के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद मथुरा, मथुरा के बाद उज्जैन में दोस्तों जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहली बात दोस्तों, जो जंतर मंतर है यह क्या है? एक वेधशाला है। क्या है दोस्तों? वेधशाला है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। और यह दोस्तों जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, मथुरा में भी है और उज्जैन में भी है। इसका जो निर्माण करवाने वाले कौन थे बताइए? क्या सवाई राजा जयसिंह थे, राजा प्रताप थे या दोस्तों राजा मान सिंह थे या इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो दोस्तों सवाई राजा जयसिंह ने इन सभी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।